नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के हालात काबू में हैं। हमारी कोशिश है कि तय समय के भीतर प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा हो। वहीं अमित शाह ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग और निर्माण को लेकर एमपी में जल्द ही गाइडलाइंस जारी होगी। वहीं विदिशा में धर्म परिवर्तन की खबरों पर कहा कि पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना के क्षेत्र में हम अगर पिछले 24 घंटे देखेंगे तो 24 घंटे में 16 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 13 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए हैं। प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 140 है, जबकि पॉजिटिविटी रेट अब 0.03% है। हमने गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है। ये जो बाहर के शूटिंग करने वाले टीटी वाले आ जाते हैं और दूसरे शूटिंग वाले आते हैं, इस पर हमने गाइडलाइन तैयार कर दी है, जल्दी जारी करने वाले हैं, जैसा मैंने पूर्व में लाइन इसकी नीति बनाने का कहा था। अब प्रदेश के अंदर जो भी बाहर से ये शूटिंग करने आएंगे वो स्थानीय स्तर पर कलेक्टर महोदय से अनुमति लेंगे और उसके बाद में उसकी शूटिंग करेंगे। एक मामला धर्मांतरण का है, एक मामला बासोदा का है। धर्मांतरण के मामले में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आती है, जो एनजीओ इनका गलत उपयोग करते हैं, पीएफआई जैसे संगठन उपयोग गलत कर लेते हैं, इनकी हम जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बासोदा की घटना है, उसका प्रकार और स्वरूप थोड़ा भिन्न है विदेशी फंडिंग से, लेकिन जांच के दायरे में ऐसे सभी रहेंगी जगह। ये इनकी पुरानी दो मुही नीति कांग्रेस की है। कमलनाथ जी कुछ कहते हैं और तनख्वाह जी कुछ कर रहे हैं। चोर से कहें चोरी करो, साहूकार से कहें जगते रहो। ये स्थिति जो इनकी कांग्रेस की है, अब जनता समझ गई है। चुनाव से पलायन हमेशा कांग्रेस करती आई है। आज भी जो माननीय तनखा जी न्यायालय में गए हैं, उसके पीछे भी यही है कि ये डर रहे हैं चुनाव से। तो राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर कोरोना से एक और मौत हुई है। 18 दिन के बाद 85 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है और बुजुर्ग का चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें, बुजुर्ग को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज भी लग चुके थे। तो कोरोना के केसेस लगातार प्रदेश में बढ़ती ही जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है, लेकिन जो मौत भी हुई है वो चिंताएं और भी बढ़ा देती है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट है। यहां ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों से आने वालों की निगरानी हो रही है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये नई रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश में दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र से ही डेल्टा वेरिएंट की एंट्री हुई थी। खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में अब निगरानी और बढ़ा दी जाएगी। अब विदेश से आने वाली नहीं, बल्कि ऐसे राज्य जहां पे ओमिक्रॉन के संक्रमित मिले हैं, वहां से आने वाले लोगों की भी कड़ी निगरानी की जाएगी। अगर हम बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से आने वाले जो यात्री हैं या लोग हैं, उनकी खासतौर पर निगरानी की जाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश के अन्य राज्यों में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए नई रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश में दूसरी लहर के दौरान ये देखा गया था कि महाराष्ट्र से ही डेल्टा वेरिएंट की एंट्री हुई थी और उसके बाद में छत्तीसगढ़ में स्थिति काफी भयावह हो गई थी। अभी भी अगर हम बात करें तो जो कोरोना जो पॉजिटिव है, उनके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 44 नए मरीज मिले हैं, जिसमें रायपुर से ही 4 केसेस हैं। तो लगातार 20 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो देश में ओमिक्रॉन के जो संक्रमित हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है।
जाहिर तौर पर जिला प्रशासन ने पहले भी और राज्य सरकार ने पहले भी जो गाइडलाइंस है वो जारी की थी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कड़ी निगरानी के निर्देश दिए थे। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो स्थिति आपको नजर आएगी वो ये आएगी कि रायपुर रेलवे स्टेशन पे भी कहा गया था कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर यात्री हो वो यहाँ पर या यहाँ के जो स्टाफ है या लोग हैं प्रशासन के वो आपको बिना मास्क के ही दिखाई देंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रायपुर रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि चाहे बाजार हो, चाहे जो अन्य सार्वजनिक जगह हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, वहां के आसपास भी आप देखेंगे कि कहीं भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है। अब देखना यह है कि अभी फिर से एक बार जिस तरीके से और भी कड़ी निगरानी की बात कही जा रही है कि उसका पालन किस तरह से किया जाता है। ये जरूर है कि जिस तरीके से देश भर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद में और खासतौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य में अगर मामले मिलने लगे तो छत्तीसगढ़ के लिए खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है और इसके साथ ही निगरानी को लेकर ये तो कहा गया है कि निगरानी की जाएगी लेकिन कड़ाई भी बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। चलिए बात जशपुर की कर लेते हैं, जहां पर रिश्वत लेते एक बीईओ का वीडियो सामने आया। वीडियो में बीईओ मनी राय यादव स्व सहायता समूह के महिलाओं से पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिड डे मील संचालित करने वाले स्व सहायता समूह से बीईओ हर महीने पैसे लेते थे। वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने कमेटी बना दी और आरोपी बीईओ को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया। महोदय के द्वारा जांच होने तक के लिए तत्काल प्रभाव से उनको हटा करके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच कर दिया गया और वहां विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर श्री आरएल कोसले को भेजा गया और अभी श्री आरएल कोसले जी को उनका समस्त वित्तीय प्रभार वगैरह जितने भी प्रभार होते समस्त प्रभार को दे दिया गया। वहीं मुंगेली के लोरमी नगरपालिका अधिकारी से दुर्व्यवहार करने वाले दबंग के खिलाफ लोरमी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पूरी घटना बेजा कब्जा हटाने के दौरान की है, जहां सीएमओ सबीना अनंत जब गोचर भूमि पर अवैध निर्माण रोकने पहुंची तो आरोपी अशोक जायसवाल ने महिला अधिकारी से बदतमीजी की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिसके बाद महिला अधिकारी की शिकायत पर लोरमी थाने में आरोपी के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने सहित धमकाने का मामला दर्ज किया गया। लोरमी के द्वारा लिखित आवेदन दी है कि अतिक्रमण हटाने के लिए वार्ड नंबर 14 गई थी, जहां अशोक जायसवाल के द्वारा गाली गलौज कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया गया कि सूचना पर धारा 186, 353, 294 भारतीय दंड विधान के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं गरियाबंद के फिंगेश्वर जनपद में बिना प्रस्ताव 60 लाख की राशि आवंटन मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। नाराज उपाध्यक्ष, सभापति और जनपद सदस्यों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की। नाराज जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशि की रिकवरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जनप्रतिनिधियों ने जनपद सीईओ और अध्यक्ष पर बिना प्रस्ताव पास किए 13वें और 15वें वित्त के अलावा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन की कुल 60 लाख से अधिक की राशि आवंटन का आरोप लगाया। फिंगेश्वर का 13वें वित्त का जो 60 लाख का मामला है, 15वें वित्त 30 लाख का मामला है और राजीव युवा प्रोत्साहन योजना 5 लाख का जो मामला वहां पे बिना प्रस्ताव के पारित कर उस पैसे को आहरण कर लिया गया है। उसके संबंध में हम आज जिलाधीश महोदय से मुलाकात किए और ज्ञापन दिए हैं कि इसमें जल्द से जल्द हम कार्रवाई चाहते हैं और हमारे पैसे को हम हमारे सदस्यों के हक के पैसे को हम नियम के अनुसार हमारे क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। कुछ 60 लाख के खर्चे के संदर्भ में तथा 15वें वित्त के खर्चे के संदर्भ में तथा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन से कुछ 5 लाख रुपीस के खर्चे के संबंध में शिकायत दर्ज की है। इसमें सीओ जिला पंचायत के द्वारा इसमें हमने निर्देशित किया है कि एक समिति गठित की जाएगी और इसकी विस्तार से जांच की जाएगी। अगर जो शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है वो अगर सही पाई जाती है तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं जशपुर में युवाओं ने धान मिसाई का एक अनूठा तरीका अपनाया। यहां युवा धान के ऊपर डांस कर उसकी मिसाई कर रहे हैं।
डीजे की मस्ती के साथ धान की मिसाई भी की जा रही है। जिले में कई जगहों पर इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो युवा हैं डीजे की धुन पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और धान की मिसाई भी साथ साथ हो रही है। अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां पर जमीन की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने देवभोग मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, किसानों की जमीन सड़क निर्माण के लिए अधिकृत की गई है, लेकिन उन्हें जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। 3 महीने पहले भी किसानों ने यहां चक्का जाम किया था और उस समय अधिकारियों ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। वजह यही है कि किसान एक बार फिर धरने पर बैठ गए। ये गवर्नमेंट जो भेजा है राशि रिवार्ड के अनुसार, तो ये पैसा सही है और रिवार्ड में भी जो लिखा हुआ है ये भी सही है। शासन को बोलता है आपको मुआवजा चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए। हाँ, हमको अनुदान नहीं चाहिए, हमको एरियर्स की राशि चाहिए। जो रिवार्ड पत्र में जो बन के आया है शासन से, उस राशि अगर वहाँ जमा नहीं है और नहीं दिखा रहा है तो इस हम क्यों यहाँ चक्का जाम करेंगे और कैसे लड़ाई करेंगे। 6 लाख पड़त की स्थिति में 6 लाख और एक फसली या संचित की स्थिति में 8 लाख, 2 फसली संचित की स्थिति में 10 लाख से कम नहीं मिलेगा। इसको आधार मान के मेरे पूर्वाधिकारी ने ये कैलकुलेशन करके इसके आधार पर मुआवजा राशि का मांग किया गया था, निर्धारण कर अनुमोदन के लिए कलेक्टर महोदय के पास भेजे। ये अगर इस तरह से रहा तो अगले टाइम ये लोग स्वयं चक्का जाम में ही बैठे थे पूरे, दोनों कुमड़ी कला और कुमड़ी को देख लो। मगर तहसीलदार साहब ने शायद ऊपर वाले अधिकारियों ने जिनको जा करके आश्वस्त किया कि हम 1 महीने के अंदर आपका जो राशि जमा है उसको हम चेक के माध्यम से दे देंगे। वहीं बालोद में बगमार के जंगलों में कंगला मांझी स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। कंगला मांझी में शामिल हुए सैनिकों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के अलावा और दूसरे राज्यों में आदिवासियों के साथ अन्याय होता था, जिसको देखते हुए कंगला मांझी सरकार ने अन्याय के खिलाफ लड़ने को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सैनिक बनाया। इस सम्मेलन में 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी शामिल हुई थी, जिन्होंने कंगला मांझी सरकार के किए गए कामों की सराहना भी की थी। हम जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र से आए हैं। इस संस्था का जो जुड़ने का यही कारण था कि हमारे महाराष्ट्र में 1992 में टांडा कानून लगा हुआ था। उस वक्त में उस क्षेत्र के आदिवासी जहर पी के मर रहे थे, क्योंकि रात में आते थे नक्सलवादी, दिन में आते थे पुलिस वाले। 144 धारा करके उसको सब लोगों को उठा उठा के लेके जाते थे। कंगला मांझी का उद्देश्य था कि आदिवासी लोग समाज कानून से डरते हैं, इसलिए कंगला मांझी ने ये वर्दी उनको दिया। वर्दी के माध्यम से ये कलेक्टर तक पहुंचा जाए। और मेरा एक मुद्दा है, 75 साल आज़ादी होने के बाद हमारे जिले में अभी तक जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अभी तक आदिवासी पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हम आदिवासी इस संस्था के माध्यम से गांव-गांव में जाके संगठित होकर बता रहे हैं। पन्ना जिले की धरती आर्थिक तंगी से गुजर रहे गरीब मजदूरों पर मेहरबान हो रही है। यहां एक दिन में 2 किसानों को 3 बड़े हीरे मिले, वहीं 2 अन्य लोगों को 4 छोटे हीरे मिले हैं। मजदूरों ने हीरा दफ्तर में इन्हें जमा कर दिया। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया है कि रहुनिया गांव के किसान मुलायम सिंह गौड़े को सबसे बड़ा 13.54 कैरेट का हीरा मिला, जो बेशकीमती और जिम क्वालिटी का है। वहीं रोहित यादव को 2 हीरे मिले हैं। इसी क्रम में शिवराजपुर के रहने वाले शारदा विश्वकर्मा को छोटे छोटे 2 हीरे मिले। इन सभी हीरों को हीरा कार्यालय में फिलहाल जमा कर दिया गया है और आने वाली नीलामी में इन्हें रखा जाएगा। बिकने के बाद सरकार को 10% रॉयल्टी काटकर बाकी की रकम इन मजदूरों को दे दी जाएगी।
राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते भोपाल के तापमान में भारी गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में सर्दी बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते राजधानी भोपाल के मौसम में बदलाव आया है। वहीं कोहरे की वजह से भोपाल आने वाली कई फ्लाइट्स को डायवर्ट भी किया गया। उत्तराखंड की हरियाली इन दिनों सफेदी में तब्दील हो गई है। जी हां, पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने पहाड़ पर सफेद चादर बिछा दी हो। आप भी देखिए। जहां तक नजरें दौड़ाएंगे बर्फ ही बर्फ पाएंगे। कुदरत ने जैसे बर्फ का शामियाना बिछाया हो और दावत पर सैलानियों को बुलाया हो। पहाड़ों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो हिमयुग की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। हरियाली से गुलजार रहने वाले पहाड़ बर्फ के सफेद शामियाने से ढक गए हैं। पेड़, पहाड़, घर द्वार सब बर्फ से भरे पड़े हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार और सोमवार को बर्फबारी हुई तो नजारा कुछ ऐसा दिखाई दिया। औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति मलारी घाटी में जमकर बर्फबारी होने से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। देखिए, कल रात से औली में काफ़ी बर्फबारी हुई है। अभी तक जो बर्फबारी हुई है आधा फीट के आसपास हुई है। लोग आ रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और अभी मौसम फिर बन रहा है और आने वाले समय में और भी बर्फबारी की संभावना है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 5 से 6 इंच तो औली के ऊपरी इलाकों में 1 से 2 इंच बर्फ की मोटी परत जम गई है। जो लोग औली घूमने के लिए आए थे उनके लिए बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है। सैलानी इन हसीन वादियों में जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और जो परिवार के साथ पहाड़ घूमने आए हैं वो खूब धमाल मचा रहे हैं। मैं कल शाम को आया हूँ 7 बजे। मैं लातूर महाराष्ट्र से आया हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। आज सुबह से मेरा वो 4 बजे से बर्फ पड़ रहा है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार बर्फ देख रहे हैं हम यहाँ आके 4 दिन हो गए, मतलब उत्तराखंड में आके 4 दिन हो गए। कल सुबह यहाँ आए, इतना बर्फ पड़ता है कि नहीं ऐसे पता नहीं चलता। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कल 7 बजे शाम में यहाँ आया तो देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट लोग स्नो फ्लो नहीं हो रहा था तो वो चेकआउट कर रहे थे, लेकिन हम लोग लकी है कि रुके और रात से ही स्नो फ्लो चालू हो गया और बहुत खुश है। पहाड़ों में जैसे ही मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो उसके बाद जो सैलानी घूमने के लिए आए थे वे बर्फ में खेलते कूदते नजर आए। ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध औली की हैं, जहां बर्फ की सफेद चादर के बाहर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बर्फबारी सैलानियों के लिए भले ही सौगात है, लेकिन पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए बर्फबारी खुशियां लेकर आई है। बर्फबारी होने के बाद स्थानीय व्यवसायी को भी उम्मीद है कि आने वाले समय में धीरे धीरे पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे उनके रोजगार और कारोबार को भी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
जबलपुर में एक स्कूल में 2 छात्र एक दूसरे के खून के प्यासे, मारपीट के बाद एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। जबलपुर में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा, कालाबाजारी के लगाए आरोप। विदिशा में किसानों का चक्का जाम, धान का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज, जाम के दौरान फंसी एम्बुलेंस। राजगढ़ में आतिशबाजी के दौरान धमाका, विस्फोट में कई लोग जख्मी, आतिशबाजी के दौरान बैटरी में धमाका होने से हादसा। ग्वालियर में भाई ने सगे भाई और बहन को मारी गोली, मकान के हिस्से को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर आरोपी फरार। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से किया गिरफ्तार, 150 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी पर लगातार कस रहा शिकंजा, बीएन गोल्ड चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अनिल शर्मा बिलासपुर से गिरफ्तार। दुर्ग में नाबालिगों से चोरी कराने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 सदस्य गिरफ्तार। कोरबा के कटघोरा में एटीएम पर चोरों का धावा, पैसे निकालने की कोशिश, वारदात सीसीटीवी में कैद। जशपुर में रिटायर्ड हेडमास्टर के खाते से 5,70,000 का गबन, परिजनों ने धोखे से चेक साइन करवाने का लगाया आरोप, आरोपी मनोज गुप्ता पर मामला दर्ज। कांकेर में अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट, नाराज डॉक्टर्स ने निकाली रैली। दंतेवाड़ा में 74 जवानों की शहादत में शामिल नक्सल दंपत्ति ने किया समर्पण, 10 लाख का इनामी नहीं है नक्सल दंपत्ति, कई बड़ी घटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, हमीदिया अस्पताल में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अस्पताल की कमियों को छुपाने के लिए यह फैसला लिया गया। अग्निकांड के बाद अस्पताल की पोल खुल रही थी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को वहां पर तैनात कर दिया गया। अधीक्षक और डीन रविंद्र राय ने इसके आदेश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अस्पताल की कमियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए यह फैसला लिया गया। अग्निकांड के बाद जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, अग्निकांड हमीदिया अस्पताल में हुआ था, उसके बाद से ही लगातार अस्पताल की पोल खुल रही थी और इसी के चलते, इसी को देखते हुए यह फैसला लिया है, यह आदेश दिया है अधीक्षक और डीन रविंद्र राय ने कि मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी जाए। मीडिया को एंट्री हमीदिया अस्पताल के अंदर अब नहीं दी जाएगी। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वहां पर तैनात कर दी गया अस्पताल के बाहर, ताकि मीडिया का कोई भी कर्मी अस्पताल के अंदर ना जा पाए। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अस्पताल की कमियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए फैसला लिया गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी मनोज, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, ये कैसा तालिबानी फरमान अस्पताल प्रबंधन की तरफ से? जी बिल्कुल, चाहे हमीदिया अस्पताल के डीन हो या वहाँ के अधीक्षक, इनके आदेश पे सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो है वहाँ पर मीडिया की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जबकि वहाँ पे जूडा की हड़ताल आज थी, कवरेज करने के लिए मीडिया पहुंची थी, लेकिन तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो वहां पर मौके पे आए थे। उन्होंने गेट पर ही मीडिया को अंदर जाने से मना कर दिया। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि डीन और अधीक्षक ने उनको आदेश दिए हैं कि मीडिया को अंदर नहीं आने देना है, तो तमाम मीडिया को वहां पर रोक दिया गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमीदिया अग्निकांड को लेकर के बाद जो बड़ी बड़ी घटनाएं, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हो या फिर तमाम हमीदिया अस्पताल की कमियों को लेकर हो, तो तमाम तरीके के अब खामियों को छुपाने के लिए, कमियों को छुपाने के लिए वहां पर हो रही गड़बड़ियों को, यही वजह है कि कमियां और खामियों को छुपाने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा कोई वजह नजर नहीं आती। मनोज, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के खतरों के बीच बैतूल में बलून अस्पताल बनकर तैयार है। 50 बेड वाले इस अस्पताल का सीएम शिवराज ने वर्चुअली लोकार्पण भी कर दिया। खास बात यह है कि यह अस्पताल पूरे सेटअप को जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। करीने से लगे साफ सुथरे बेड के करीब इलाज की तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं देखने में किसी भी बड़े हॉस्पिटल से कम नहीं दिखता, लेकिन हकीकत में ये बलून हॉस्पिटल है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की मदद से ये बलून हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत आई है।
बलून हॉस्पिटल को खास तरह के प्लास्टिक से तैयार किया गया है। इस बलून हॉस्पिटल में 50 सर्व सुविधा युक्त बेड है, जिनमें से 25 ऑक्सीजन बेड, 8 वेंटिलेटर बेड हैं, जिनमें ऑक्सीजन प्लांट से सीधे ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। इस अस्पताल के पूरे सेटअप को जरूरत पड़ने पर दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है। ये 50 बेडेड हॉस्पिटल है, 25 बेड ऑक्सीजन वाले हैं, जिनमें सेंट्रल ऑक्सीजन पूरी सप्लाई है। 5 वेंटिलेटर अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के द्वारा दिए गए हैं और 5 हमारे 10 लीटर की कंसंट्रेटर हैं। बाकी पूरा और जो हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के लिए जो रहता है, जैसे कार्ड मॉनिटर हैं, मल्टीपल पैरा मॉनिटर हैं, बाकी सारी सुविधाएं हैं। डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम भी उसी में है, सिस्टर्स के लिए भी रूम है, ओपीडी कक्ष है, सारी सुविधाएं जो हॉस्पिटल में होती हैं। अगर सर कभी आवश्यकता पड़ी तो कितने समय में इसको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह? इसको अभी तो इन लोगों ने 23-24 दिन में ये तैयार करके दिया था और शिफ्टिंग में ये इन लोग के जो यहाँ पे काम करते हैं उनके बताए अनुसार शिफ्टिंग में 15 दिन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों और कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए इस अस्पताल को काफी अहम माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगर तीसरी लहर नहीं भी आई तो इसे एक सामान्य अस्पताल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। हम लोग भी बहुप्रतीक्षित थे, सारा डिपार्टमेंट, के कब इसका इनॉग्रेशन हो और हम इसमें रह के पेशेंटों को सुविधाएं दे पाएं। आज वो दिन पूरा हुआ है और अभी तो फिलहाल हमने जो कोरोना के सस्पेक्टेड केस हैं उनके लिए इनको रखा हुआ है और एक जो तीसरी लहर का टाइम है, संभावित तीसरी लहर का, अगर वो उस समय भगवान की दया से नहीं आती है तो हम दूसरे कामों में यूज लेंगे। इस बलून अस्पताल के वर्चुअल लोकार्पण के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने वर्चुअल संबोधन में कहा कि आदिवासी बाहुल्य होने की वजह से बैतूल जिले में इस अस्पताल को बनाने का फैसला लिया गया है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई महरूम न रहे, गरीब और आदिवासियों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।